गरीब कचरे वाली के घर अमीर सहेली लाई फ्रिज। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये निहारिका भी अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। हमेशा कहती हूँ कि जल्दी से कॉलेज पहुँच जाया कर। तभी वहां निहारिका आ जाती है और अपनी सहेली अंकिता को पीछे से गले लगा लेती है। ओहो, तुम मुझे पहले पानी पिला दो, उसके बाद तुम्हें जितना गले लगना है लगा लेना। बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरा गला सूख रहा है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा फ्रिज का पानी लेकर आई हूँ, ये लो पी लो। अंकिता निहारिका के हाथ से पानी की बोतल ले लेती है और पानी पीने लगती है, जिसके बाद अंकिता बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच निहारिका। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। हमारे घर पर एक फ्रिज भी नहीं है। काश हमारे घर पर फ्रिज होता तो मुझे भी ठंडा पानी मिलता। खैर छोड़ो, चलो हम लोग क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। दोनों सहेलियां क्लास में जाती है और अपनी पढ़ाई करती है। क्लास खत्म होने के बाद निहारिका और अंकिता घर के लिए निकल जाती है, लेकिन अंकिता अपने घर पर जाने से पहले निहारिका के घर पर जाती है। जाओ निहारिका, जल्दी से बर्फ ले आओ, उसके बाद मैं घर पर चली जाऊंगी। निहारिका अपने घर से बर्फ लेकर आती है और अंकिता को दे देती है, जिसके बाद अंकिता बर्फ लेकर अपने घर पहुंच जाती है और एक जग में डाल देती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा पानी पीती है और खाना बनाना शुरू करती है। माँ आती ही होगी, उनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ। बेचारी पूरे दिन काम कर कर के थक जाती हैं। अंकिता धीरे धीरे सारा खाना बना लेती है। इस बीच उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। कुछ ही देर में हाथ में एक बोरा लेकर उसकी माँ राजवती घर में आ जाती है। अरे अंकिता, लगता है तूने सारा खाना बना लिया है। चल मैं मुंह धो लेती हूँ, उसके बाद तुम मुझे खाना परोस देना। राजवती अपने मुंह हाथ धो लेती है, जिसके बाद अंकिता अपनी माँ के साथ साथ अपना भी खाना कर लेती है। दोनों माँ बेटी खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही राजवती पानी का गिलास पीती है वो बहुत खुश हो जाती है। लगता है आज तुम फिर से निहारिका के घर से बर्फ लेकर आई हो। चलो अच्छा है, गर्मी बहुत थी और मुझे ठंडा पानी पीने का बहुत मन था। हाँ माँ, काश हमारे पास भी एक फ्रिज होता। बेटी तू तो जानती है ना, जो भी कूड़ा कचरा मैं बीनती हूँ उससे मैं तेरी पढ़ाई का ही खर्चा निकाल पाती हूँ। उससे ऊपर मैं घर भी सही से नहीं चला पाती। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। अंकिता कहने के बाद अपनी माँ के आगे से जूठे बर्तन उठा लेती है और उन्हें धोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अचानक से राजवती की तबीयत खराब हो जाती है और वो कूड़ा बीनने भी नहीं जा पाती। घर में तो राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, खाने के लिए क्या बनाऊं? जब से माँ आपकी तबीयत खराब हुई है कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा। कोई नहीं बेटी, एक दो दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। राजवती की दवाई भी खत्म हो जाती है। अंकिता बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी माँ का चुपके से बोरा लेकर कूड़ा कचरा बीनने सड़क पर पहुंच जाती है। शाम तक वो काफी सारा कूड़ा कचरा बीनकर दुकान पर बेच देती है और उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और खाना बनाने के लिए सब्जियां ले आती है। अरे बेटी, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? दवाई तो मेरी खत्म हो गई थी। अंकिता अपनी माँ को कूड़ा बीनने वाली बात बताती है। ये सुनकर राजवती को बहुत बुरा लगता है। आज तो तूने कूड़ा बीन लिया, लेकिन आज के बाद तू कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं नहीं चाहती कि तू वही काम करे जो मैंने किया है। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह नौकरी करे और अच्छे लोगों में उठे बैठे। राजवती अपनी बेटी अंकिता को पढ़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कूड़ा बीनने वाली क्या ही कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकिता और उसकी सहेली निहारिका का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर पर रहने लगती है। निहारिका एक दिन अचानक से अंकिता के घर पर बर्फ लेकर आती है और कहती है, अरे अंकिता, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। हम दोनों का अब कनाडा जाने के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये लो बर्फ और इससे एक प्यारा सा रूह अफ़ज़ा बना लो। निहारिका के कहने पर अंकिता बर्फ का रूह अफ़ज़ा तो बना लेती है, लेकिन मायूस होकर कहती है, हमारा सिलेक्शन हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारा कनाडा का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन मेरी गरीब कूड़ा बीनने वाली माँ पर मैं अपना और बोझ नहीं डाल सकती। मैं यहीं पर रहकर कुछ ना कुछ कर लूंगी। अरे तू पागल है क्या? मैंने तेरी टिकट करवा दी है और फिर मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ। निहारिका अंकिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंकिता निहारिका को मना कर देती है, क्योंकि उसे अपनी सहेली का कोई भी एहसान नहीं चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी निहारिका अकेली ही कनाडा चली जाती है। कनाडा जाने के बाद वो एक अच्छी खासी नौकरी करती है और पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है, लेकिन अंकिता बहुत ज्यादा परेशान होती है। काश मैं इतनी गरीब ना होती।
मेरी प्यारी बच्ची उदास क्यों होती हो? एक दिन भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पढ़ लिख कर तुम्हारी और अपनी जिंदगी को बदल सकूं। अंकिता दिन रात मेहनत करके पढ़ती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे आने वाला होता है। वहीं कनाडा में निहारिका अपने मन ही मन में सोचती है, मेरी प्यारी सहेली का बर्थडे आने वाला है। वो तो उसूलों की इतनी पक्की है कि मुझसे कुछ नहीं लेगी, लेकिन मेरी प्यारी सहेली गरीब बहुत है। लेकिन अब उसका जन्मदिन आने वाला है, तो क्यों ना मैं उसे गिफ्ट के तौर पर एक फ्रिज ही दे दूं? यही सही होगा, कम से कम उसके इस्तेमाल में तो आएगा। निहारिका ऐसा सोचकर बर्थडे से एक दिन पहले ही अपनी सहेली अंकिता के घर पर फ्रिज ऑर्डर करवा देती है। जैसे ही अंकिता अपने घर के बाहर एक प्यारा सा फ्रिज देखती है, वो हैरान रह जाती है। अरे भैया, हमने तो कोई भी फ्रिज ऑर्डर नहीं किया, फिर ये फ्रिज कहाँ से आया? कहीं आप किसी का गलत ऑर्डर तो नहीं लेकर आ गए? हमें ये फ्रिज यहाँ पर डिलीवर करना था, पेमेंट पहले ही हो चुका है, तो आपको हमें कुछ नहीं देना है। बस हम इतना कह सकते हैं कि इस नंबर से एक निहारिका नाम की लड़की ने आपको एक गिफ्ट ऑर्डर किया है। बाकी की बातें आप इन मैडम से ही पूछ लीजिएगा। डिलीवरी बॉय अंकिता को नंबर देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अंकिता उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है, निहारिका, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कुछ भी ले लूं। फ्रिज कितनी महंगी चीज है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा और यूं ही भिजवा दिया। अरे अंकिता, तू मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और फिर मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे एक कील भी नहीं लेगी, लेकिन तेरा बर्थडे आने वाला है और ये मैंने तेरे बर्थडे के तोहफे में दिया है। अब इसका इस्तेमाल करना और मुझे याद करते रहना। ऐसा कहकर निहारिका फोन रखती है, जिसके बाद अंकिता बहुत खुश होती है और वो अपने फ्रिज को घर में ले आती है। कुछ ही देर में कूड़ा कचरा बीनने के बाद राजवती भी घर पर आ जाती है। घर में फ्रिज देखकर वो भी हैरान रह जाती है। अंकिता उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजवती को भी बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है, भगवान बहुत ही किस्मत वालों को ऐसे दोस्त देते हैं। चलो अब इस फ्रिज का ठंडा पानी पिलाओ, अब इस फ्रिज के चलते हमारा खाना भी खराब नहीं होगा। अंकिता फ्रिज से ठंडा पानी अपनी माँ को पिलाती है, जिसके बाद वो अपने घर के खाने पीने का सामान भी फ्रिज के अंदर ही रख देती है। कुछ ही दिनों में पढ़ाई लिखाई करके अंकिता को भी एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी करके अपने हालातों को बहुत जल्दी बदल देती है। अब उसकी माँ को कूड़ा कचरा बीनने की जरूरत नहीं होती, जिसके चलते वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आरती अपने छोटे से परिवार के साथ रामपुर गाँव में रहती थी। आरती की सास सावित्री एक विधवा औरत थी, जिसकी वजह से आरती के पति नरेश पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। नरेश दुर्गा मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचकर घर चलाता था। माँ जी, मैं दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। मंदिर जाने के अलावा भी तुझे कुछ काम है या नहीं? घर का इतना सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? माँ जी, मैं आकर घर का सारा काम कर दूंगी। आप तो जानती है ना, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। रोज रोज मंदिर जाकर भी दुर्गा माँ ने कौन सी सुन ली? हम जी तो उस गरीबी में ही रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब हो जाए, वही बड़ी बात है। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, दुर्गा माँ हमारी जरूर सुनेगी। आरती दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो हर रोज मंदिर जाकर अपनी पूजा करती थी। एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है, पानी, कोई पानी पिला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो हो ना? बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दे, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। आरती अपनी पूजा की थाली से पानी लेकर उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिला देती है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा की प्यास शांत हो जाती है। बेटा, तू तो मेरे लिए दुर्गा माता का रूप है। तूने इस बूढ़ी औरत की मदद की, दुर्गा माँ तेरी मदद करेगी। इसके बाद आरती मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और वापस अपने घर आ जाती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। ठीक है रवि बेटा, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। क्या हुआ आरती? कुछ नहीं, बस आपका बेटा रेलगाड़ी मांग रहा है। मैं कह रही हूँ जब पैसे आ जाएंगे तो मैं ला दूंगी, लेकिन इसे अभी चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, मैं आपके लिए शाम में ले आऊंगा, अभी आप बाहर जाकर खेलो। आप शाम में इसके लिए रेलगाड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? हमें 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो आप इसके लिए रेलगाड़ी कहाँ से लाएंगे? इस गरीबी की वजह से मैं अपने बेटे को आज तक कुछ दे नहीं पाया हूँ।
कम से कम उसकी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ ना। इतना कहकर नरेश अपनी दुकान पर चला जाता है। आज उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे रवि के लिए रेलगाड़ी लेकर आता है। नरेश रेलगाड़ी लेकर आ ही रहा होता है कि तभी अचानक नरेश की टक्कर एक गाड़ी वाले से हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से नरेश हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। ये क्या हो गया आपको? हाय मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू अंधा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अब इस घर को कौन संभालेगा? माँ जी, आप रोइए मत, दुर्गा माँ सब ठीक करेंगी। चुप कर तूने इतनी पूजा की लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बेटे ने अपनी दोनों आंखें खो दी। अब ये घर कैसे चलेगा? तूने ये सोचा है? मेरी तो इतनी उम्र हो गई है कि मुझे कोई काम नहीं देगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूं ना, मैं काम करूंगी और इस घर की जरूरतों को पूरा करूंगी। नरेश के अंधे हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आरती पर आ जाती है। आरती एक अनपढ़ लड़की थी। अनपढ़ होने के कारण आरती को कोई भी काम नहीं दे रहा होता है। आरती को हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, क्या घर में कोई है? इस बूढ़ी औरत को कोई खाना खिला दो, बहुत भूखी हूँ मैं। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। आरती के घर पर अब तो एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन फिर भी आरती अपने हिस्से की रोटी उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। आरती गरीब होने के बावजूद हमेशा हर किसी की मदद किया करती थी। इस रोटी को खाकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। भगवान तेरा भला करेगा, तूने एक भूखे का पेट भरा है, तेरा भगवान भला करे। काश ये सब सच हो। क्या हुआ बेटा, तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर आरती सब कुछ उसे बता देती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, मैं पास वाले गांव में आई हूँ। मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं घर घर जाकर खाना मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं अपने घर बैंगन की खेती किया करती थी। बैंगन की खेती बहुत सस्ती होती है, तुम उसे आसानी से कर सकती हो और बैंगन बेच सकती हो, जिससे कुछ पैसे तुम्हारे घर में आएंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। मैं एक किसान हूँ, तो मुझे खेती के बारे में अच्छे से पता है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अम्मा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? बेटा, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तूने मुझे खाना खिलाया है, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आरती और वो बूढ़ी अम्मा जाकर बैंगन की खेती का सामान लेकर आती है। आरती ने उधार करके वो सामान लिया होता है। बूढ़ी अम्मा के बताए नए तरीके से आरती खेती करती है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में खेत में बैंगन उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बीच वो बूढ़ी अम्मा आरती के साथ उसके घर पर ही रहती है। उस बूढ़ी औरत के घर पर रहना सावित्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे ही घर पर पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से ये एक और को ले आई। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो बूढ़ी अम्मा सुन लेंगी। वो हमारी इतनी मदद कर रही हैं, उनके वजह से ही मैं खेती कर पा रही हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तेरी कितनी अच्छी खेती होती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब बैंगन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद आरती उन्हें बेचती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक दिन जब आरती सो रही होती है, यही समय है यहाँ से जाने का। मेरा सारा काम पूरा हो गया, सिवाय एक के। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा नरेश के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। हाथ रखते ही उस बूढ़ी अम्मा के हाथ से एक सफेद रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है और वो आरती के सामने आती है। बेटी आरती, अब तेरी सारी परेशानी दूर हो चुकी है और तेरा पति नरेश, उसकी आंखें भी ठीक हो गई है। अब तुम्हें कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। तेरा अपने पास कुछ ना होते हुए भी दूसरों की मदद करना और कभी हार ना मानना, इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तेरे पास आऊं। तू ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करना। ये क्या ये सपना सच था?
आरती जल्दी से उठती है और जाकर कमरे में देखती है जहां उसे वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिखाई देती। सुबह होते ही सबको पता चल जाता है कि नरेश की आंखें ठीक हो चुकी है। आरती अपनी सारी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। क्या सच में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में दुर्गा माता थी? हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, मैं सोच रही थी हमें गांव की सभी गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाकर अभी तैयारी करता हूँ। आरती और उसका सारा परिवार दुर्गा माता के मंदिर में सबके लिए भंडारा करवाते हैं, जिससे सारे गरीब लोगों की भूख मिट जाती है। ये सब देखकर दुर्गा माँ बहुत खुश होती है और अब आरती का परिवार खुशी से रहता है।